नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट कार्टून है और इंपॉर्टेंट मैप। ठीक है, देखिए 4 मार्क्स में आपका पता है कार्टून आता है, 4 मार्क्स का मैप आता है, यानी कि लगभग 8 नंबर आपके फिक्स हो जाने वाले हैं। कार्टून और मैप इसी में से आने वाले हैं। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएंगे। क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेंगे, कार्टून और मैप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे एनसीईआरटी बुक जो फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक से हम क्योंकि करने वाले हैं, तो दोनों बुक में जितने भी कार्टून दे रखे हैं, कुछ कार्टून को मैंने स्किप भी कर दिया है जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं थे। बाकी मैंने ज़्यादातर कार्टून को इसमें ऐड कर रखा है और मैप को भी ऐड कर रखा है, उसको हम समझेंगे। और उसके बाद सपोर्ट में भी बहुत सारे कार्टून्स दे रखे हैं, नीचे क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, तो उसके थ्रू भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे कि कार्टून से और मैप से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी की पीडीएफ में और एक एक करके सभी कार्टून्स को पहले और जितने भी चित्र वगैरह दे रखे हैं उसको हम समझते हैं। सो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, पहला चैप्टर है 2 ध्रुवीयता का अंत, और पहले ही पेज पे आपको ये चित्र देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, बर्लिन की दीवार का चित्र है ना। तो बर्लिन की जो दीवार है वो बर्लिन को 2 भागों में बांटती थी, पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन। ये जो दीवार है वो लगभग 150 किलोमीटर में फैली हुई थी, 28 वर्षों तक खड़ी रही थी। इसको कब बनाया गया था, 1961 में इस दीवार को खड़ी की गई थी, और इसको तोड़ा कब गया था, तो 1989 में। ठीक है, तो ये बर्लिन की दीवार के बारे में है। और बर्लिन की जो दीवार है वो साम्यवादी दुनिया और पूंजीवादी दुनिया के विभाजन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। ठीक है, आगे देखिए अगला कार्टून, आप अगला चित्र देखेंगे तो यहाँ पे चाइना का है, ये संघाई जो शहर है, नीचे इसका चित्र दे रखा है। और ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको चाइनीज़ संस्कृति की बात की गई है, चाइनीज़ संस्कृति को दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, और चाइना के विकास की अवधारणा को समझाने की कोशिश की गई है। ये संघाई का चित्र है जो कि लगभग 1978 के बाद ये चित्र मतलब क्लिक की गई होगी शायद, क्योंकि उसी के बाद से ही जो आपको पता है कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट जो है चाइना में वो इसी समय के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, अगला आप देखेंगे ये मैप। देखो भाई, ये मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैप में बहुत सारे बच्चे क्यों फंसेंगे, क्योंकि उनको लोकेशन मालूम नहीं होगा कौन सा देश कहाँ पे है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस मैप को आप करेंगे वर्ल्ड मैप अगर पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मैप है वो यही दे रखा है। इसमें यूरोपीय संघ के पुराने और नए देश जो है उनका लोकेशन इसमें चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप बैगनी रंग में देखेंगे तो ये बैगनी रंग वाले पुराने सदस्य है, और ये ऑरेंज में जो दे रखा है आपका, ये सारे नए देश है जो कि नए देश शामिल हुए हैं। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन आप याद रखिए पोलैंड का। ठीक है, ये वाला लोकेशन कौन सा है, पोलैंड का है, पोलैंड का जरूर याद रखना। इसके अलावा हंगरी नीचे यहाँ पे दे रखा है, हंगरी, इसका लोकेशन आप याद कर लो। रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे नए देश है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका पोलैंड का रहेगा। पोलैंड का लोकेशन पूछा जाता है। पुराने ये सारे नए सदस्य देश है। पुराने सदस्य देशों में स्पेन है ना, पुर्तगाल, आयरलैंड है आपका, यूनाइटेड किंगडम है यानी इंग्लैंड है आपका, फ्रांस है, ठीक है, जर्मनी है, डेनमार्क है, स्वीडन है, इटली है। ये सारे देशों का लोकेशन आप याद कर लें। इसमें से भी 3-4 लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो आपका स्पेन का रहता है, फ्रांस का रहता है, यूके का रहता है ना। ठीक है, तो ये लोकेशन आप ज़रूर याद कर लेना, इस मैप में से पूछा जाएगा ये। आगे देखिए अगला अगर आप चित्र देखेंगे तो ये टाइटैनिक जहाज़ का चित्र है। ये ऊपर आप देखेंगे ये 12 सितारे दे रखे हैं, जो कि यूरोपीय संघ के झंडे में भी ये सितारे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब यूरोपीय संघ को एक टाइटैनिक के रूप में क्यों दिखाया गया है। तो देखिए टाइटैनिक, जैसा कि आपको पता है, जहाज़ इतना विशाल का जहाज़ जिसका कभी मतलब ये अनुमान ही नहीं था कि वो डूब जाएगा, लेकिन वो डूब गया। ऐसे ही यूरोपीय संघ में जो ये कोशिश की जा रही थी कि भाई हम संविधान बना लेंगे, सभी देश मिलकर एकजुट होकर काम कर लेंगे, ये सही साबित नहीं हुआ। 2003 में जो यूरोपीय संघ का जो संविधान बनने जा रहा था वो असफल रहा था, है ना। उसी को इंगित करता है ये चित्र। इधर देखिए एक और मैप आ गया है, ये पूर्वी एशिया का मैप है। ठीक है, तो पूर्वी एशिया या दक्षिणी पूर्वी एशिया, आसियान के जो देश है उनका लोकेशन आपको इस मैप में दिखाना है, इस मैप में आपको याद करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम। ये म्यांमार का है, उसके नीचे ये पीले रंग में लाओस दे रखा है, इसके नीचे थाईलैंड है, उसके नीचे कंबोडिया है, इधर वाला ये जो पूरा जो हरे रंग में दे रखा है ये आपका वियतनाम है। ठीक है, उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ब्रूनेई दारुसलाम आपको दिख जाएगा, ये वाला लोकेशन है। मलेशिया का लोकेशन ये वाला है। सिंगापुर उसके नीचे ही थोड़ा सा छोटा सा है सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर इधर रहेगा आपका। ये पूरा जो पीले रंग में दे रखा है ये इंडोनेशिया है ना। फिलीपींस की बात करें तो ये हमारा फिलीपींस है। यही क्वेश्चंस
आते हैं। अगर पूछा जाएगा आपके मैप में तो ये वाले लोकेशन पूछे जाएंगे, ठीक है। बस इसको आप ज़रूर याद करके जाना भाई। अब देखो एक बार में तो याद होगा नहीं, बार बार आपको इसको करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके होगा। आगे देखिए यहाँ पे मनमोहन सिंह जी है और यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्वी एशिया के देश हमें इनकी आदत डालनी होगी। देखो पूर्वी एशिया के देशों को अब महत्व देने की बात की जा रही है कि पूर्वी एशिया के देशों को भी हमें क्या करना होगा, महत्व देना होगा। जैसे कि आसियान, चीन, जापान, है ना, दक्षिण कोरिया है, ये सारे इतने तेज गति से विकास कर रहे हैं, तो उधर भी हमें ध्यान देना होगा। उसी को दर्शाता है ये चित्र। देखिए ये ड्रैगन वाला जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीन की दीवार है ना, इसमें ड्रैगन को भी दिखाया गया है। तो और यहाँ पे एक लीडर है, यहाँ पे एक लीडर है, ठीक है, जो कि इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चाइना की उभरती हुई शक्ति को दर्शाता है और इसको कोई नहीं रोक सकता। चाइना एक उभरती हुई शक्ति के रूप में बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं और इसको कोई नहीं रोक सकता। और आई थिंक ये एक लीडर है, शायद सिंगापुर के, नाम मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका ये चित्र। अगला देखिए, अगला ये साइकिल का चित्र दे रखा है। साइकिल आप सभी को पता है चाइना में सबसे ज़्यादा साइकिल चलाया जाता है, साइकिल का यूज़ किया जाता है। एक तरफ साम्यवाद का प्रतीक है ये और दूसरी तरफ ये डॉलर का प्रतीक दे रखा है। तो चाइना ने किस तरीके से साम्यवाद से पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया था, है ना, अमेरिका के साथ संबंध वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे, उसी को इंगित करता है ये चित्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस चित्र में आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चित्र है भाई। इस चित्र में देखेंगे एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ बाघ है, बीच में हमारे लीडर नहीं, वैसे श्रीलंका के लीडर है, राजपक्षे है ये, ठीक है। तो ये आपको पता है कि सीली लोगों का प्रतीक है ये। जो शेर है वो सीली लोगों का और जो बाघ है वो जो लिट्टे जो है, यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल नीलम, यानी कि वहाँ का जो तमिल लोग हैं उनका जो संगठन का जो प्रतीक चिन्ह था उसमें दे रखा है ये, ठीक है, बाघ। तो जो राजपक्षे वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इन दोनों के संघर्ष, जो इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसमें तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसको दर्शा रहा है ये चित्र। देखिए ये चित्र आप देखेंगे, एक तरफ ये परवेज मुशर्रफ है आई थिंक, ठीक है, हाँ, और दूसरी तरफ हमारे मनमोहन सिंह जी है। तो ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में संबंध को दर्शा रहे हैं चित्र कि भाई बंकरों की भूल भुलैया से कुर्सी मेजों की भूल भुलैया तक, यानी कि जो हम युद्ध कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, उससे हम क्या छोड़ के हम जो अपना बातचीत का रास्ता अपनाए, है ना, कुर्सियों पे बैठ के बातचीत करें, इसको दर्शाने की कोशिश की जा रही है इस चित्र में। लेकिन आप सभी को पता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार्ताओं का दौर तो शुरू होता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। देखिए ये जो चित्र है वो दक्षिण एशिया का है आई थिंक, और दक्षिण एशिया के जो देश है, जी हाँ, दक्षिण एशिया के जो देश है वो मीटिंग वगैरह बुलाते हैं। तो किस तरीके से लीडर्स जो है वो मीटिंग में नहीं आना चाहते हैं, मीटिंग में भाग नहीं लेना चाहते, उसको दर्शाता है ये कार्टून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो चित्र है ये इंडिया और पाकिस्तान के संबंध में जो बाहरी मुल्कों का जो दखल अंदाजी होता है उसका वर्णन करता है। ऊपर में आप देखेंगे चाइना के लीडर है, इधर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी है और ये आई थिंक परवेज मुशर्रफ जी ही है शायद, ठीक है। और दूसरी तरफ इधर देखेंगे तो इंडिया से हमारे ये लीडर है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी है, और ये पाकिस्तानी लीडर है ना। और बीच में जो अंपायर का जो भूमिका निभा रहे है वो आमिर का निभा रहा है ना। लिखा भी क्या है कि अंपायर को तय करना है कि गेंद भारत के पाले में है या पाकिस्तान के पाले में, ठीक है। तो ये संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध में जो दूसरे देशों की जो भूमिका है, खास करके चाइना और अमेरिका की जो भूमिका है, उसको दर्शाता है ये चित्र। देखिए अगला चित्र आप देखेंगे तो ये जो चित्र है ये इजराइल ने लेबनान पर जो हमला किया था, है ना, उसका वर्णन करता है। और उग्रवादी जो हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए हमला किया गया था इजराइल के द्वारा, है ना। लेकिन इसमें बहुत सारे आम नागरिक मारे गए थे और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी कोई निंदा भी नहीं की थी और जो मतलब इस पर जो सुनवाई भी किया वो बहुत लेट कर दिया था, है ना। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका जो है वो सही तरीके से भूमिका नहीं निभा पाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामले में, उसका वर्णन करता हुआ ये चित्र है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और जगह ये भी हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ वाले चैप्टर से ये चित्र दे रखा है।
दारफुर, दारफुर एक जगह का नाम है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब व्यवस्थाएं जो है वो ठीक नहीं है, लोगों की हालत बद से बदतर हो गई है। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थिति में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई मतलब कोशिश नहीं कर रहा है, उसी चीज़ को दर्शा रहा है ये हमारा चित्र। ठीक है, देखो चित्र को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन जो आएंगे ना आप आसानी से कर पाओगे, लेकिन आप अगर चित्र को समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप आसानी से बता सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो चित्र है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अमेरिका का जो वर्चस्व है उसको दर्शाता है ना। अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाता है कि यूएनओ यानी कि आप प्यार मोहब्बत से मान लो, नहीं तो दूसरा जो मेरे पास तरीका है वॉर है, युद्ध से भी हम क्या कर लेंगे, किसी भी देश को अपनी बात मानने से मनवा लेंगे। ठीक है, तो या तो आप यूएनओ की बात मान लो, यूएनओ में भी किसका दबदबा है भाई, अमेरिका का है। दूसरी तरफ अगर आप यूएनओ से नहीं मानोगे तो है ना हमारे पास वॉर का रास्ता है। ठीक है, तो ये है ये चित्र। आगे देखिए ये जो कबूतर वाला चित्र है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है कबूतर जो है किसका प्रतीक है भाई, शांति का प्रतीक है। और सेना आप सभी को पता है युद्ध और हिंसा का प्रतीक माना जाता है। तो ये भारत ने जो श्रीलंका में जो शांति सेना भेजी थी उसका वर्णन करता है ये चित्र कि भाई मतलब युद्ध या हिंसा को रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो क्या सही है या गलत है, उसी का वर्णन ये चित्र करता है। ठीक है, मतलब शांति स्थापित करने के लिए क्या सेना का इस्तेमाल किया जाए, ये एक विरोधाभासी बात लगती है कि भाई शांति स्थापित करने के लिए भी हमें सैनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी, है ना। देखिए अगला आप देखेंगे यहाँ पे दो देश है, एक तो नॉर्थ कोरिया आपको नीचे दिख रहे हैं, किंग जोन उन जी हमारे दिख रहे हैं, इधर ईरान दिख रहा है आपको, है ना। और ऊपर ये परमाणु शक्ति संपन्न देश है जिसमें से आपको अमेरिकी लीडर्स दिख जाएंगे आपको, है ना। रशियन है और रशियन लीडर है आपके, और फ्रांसीसी लीडर, है ना, जिनके पास परमाणु शक्ति मतलब है। तो ये परमाणु शक्ति संपन्न जो देश है वो कभी नहीं चाहते कि जो गैर परमाणु संपन्न जो देश है, मतलब जो जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है वो भी परमाणु हथियार को पाले, वो परमाणु शक्ति अख्तियार कर ले, है ना। तो इसमें उनके रवैये को दर्शाने की कोशिश की गई है। देखिए जो हमारे ये अगला चित्र है ये अमेरिका के मतलब रक्षा बजट खास करके युद्ध वगैरह पे जो खर्च करता है उसका वर्णन करता है, यानी कि युद्ध पे बहुत पैसे खर्च करता है, शांति की स्थापना करने में उसका जो पैसे है वो बहुत कम खर्च करता है, उसी का वर्णन ये चित्र करता है। आगे देखिए अगला चित्र देखेंगे, यहाँ पे खतरे के नए स्रोतों का वर्णन किया गया है, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, है ना, आतंकवाद, ये खतरे के नए स्रोत है और इसका दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको दर्शाने की कोशिश की जा रही है इसमें। ठीक है, आगे देखिए अगला जो चित्र है हमारा, यहाँ पे बौद्ध सिंह जी है और इधर आपको सरदार पटेल जी दिख जाएंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे सरदार पटेल है वो इनसे कुछ इनके पास जो पावर है, विदेशी मामले है, प्रतिरक्षा संचार के जो मामले हैं उससे मांगने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसको दर्शा रहा है ये चित्र। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे जनता के ऊपर सवार है ये बौद्ध सिंह जो है हमारे मणिपुर के जो राजा थे, है ना। और सरदार पटेल ने फिर इनको मतलब एक तरीके से भारतीय संघ में मणिपुर को मिलाने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे, उसी का वर्णन ये चित्र करता है। देखिए अगला चित्र आप देखेंगे, इस चित्र में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी है। और जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो भाषाई आधार पे जो राज्यों के गठन की जो डिमांड होने लगी थी, जो अलग अलग जगह के लीडर्स हैं आप देख सकते हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं, मतलब भाषा के आधार पे नए नए राज्य की मांग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी है वो कंफ्यूज है क्या करे। ठीक है, तो उसी का वर्णन ये चित्र करता है। देखिए अगला अगर आप चित्र देखेंगे, ये जो चित्र है वो भाषाई आधार पे जो राज्यों का गठन है उसके बारे में है ये चित्र। कि आपको पता है राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये बात कही थी कि हम भाषा के आधार पे क्या करेंगे, राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। उसकी इस क्षमता के ऊपर सवाल उठाया गया है इस चित्र में कि भाई कैसे, मतलब इतने विशालकाय देश में अगर सभी भाषा के आधार पर राज्य बनने लग गए तो भारत के टुकड़े हो जाएंगे, है ना, एकजुट नहीं रह पाएगा भारत, उसी का वर्णन ये चित्र करता है। आगे देखिए अगला जो ये चित्र है आपका, इस चित्र को आप देखेंगे तो इस चित्र में कांग्रेस पार्टी
का वर्णन किया गया है। और जो लीडर्स आप देखेंगे, नेहरू जी बीच में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं, बहुत गंभीर विचार विमर्श मतलब कर रहे हैं वो, कि भाई किस किस को सीट दूँ। सारे सीट पाने के लिए भीड़ लगाए बैठे हैं यहाँ पे, है ना। देखिए अगला चित्र आप देखेंगे, ऊपर जो है ये कांग्रेस पार्टी के लीडर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और नीचे जो है विपक्षी पार्टी है, और किसी तरीके से इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि इस पार्टी, ये जो पार्टी है, मतलब इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगला जो चित्र है ये 1971 के इलेक्शन के बारे में आई थिंक, ठीक है। तो 1971 में आप सभी को पता है इंदिरा गांधी की जीत हुई थी, और विपक्षी पार्टी ने जो ग्रांड अलायंस बनाया था वो बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो गया था। उसी का वर्णन करता है ये चित्र। देखिए बस आपको मैं थोड़ा सा तेज़ी में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा कार्टून क्या दर्शाता है। बाकी अभी हम सपोर्ट से जो क्वेश्चंस उठाएंगे उसमें आप ज़्यादा आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। ये देखिए अगला जो चित्र है, आप इस चित्र को देखेंगे, ये जो चित्र है वो 1977 में जो कांग्रेस पार्टी हार गई थी, और है ना, इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी हार गई थी, उसका वर्णन करता है। और आसपास में सारी मतलब जो सत्ता में जो पार्टी आई, जनता पार्टी आई, उसके लीडर्स यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। उनके कुछ नाम भी दे रखे, जैसे जगजीवन राम जी है, मोरारजी देसाई है, चौधरी चरण सिंह जी है ना, अटल बिहारी वाजपेयी है। तो इन लीडर्स को यहाँ पे दिखाया गया है। अगला चित्र देखेंगे, यहाँ पे हमारे जयप्रकाश नारायण जी है, बोर्ड लेके बैठे हुए हैं कि भाई लोकतंत्र बचाओ, है ना, जेपी लिखा भी है, लोकतंत्र बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये। नीचे ये सारे जो सत्तारूढ़ी पार्टी है उसके लीडर से, देखो वो लोकतंत्र को पतीला लगाना चाहता है और अराजकता फैलाना चाहता है और सत्ता हासिल करना चाहता है। मतलब ये इनका कहना ये है कि भाई ये जो है वो लोकतंत्र का पतीला लेके, लोकतंत्र का झंडा लेके सत्ता में आना चाहता है, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। देखिए इस अगर चित्र को देखेंगे, इंदिरा गांधी जी है ना, और यहाँ पे एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय के, नाम मेरे को मालूम नहीं है, वो है। और वो इंदिरा गांधी को ये आश्वासन दे रहे हैं कि भाई मतलब आपका जो कुर्सी है वो सेफ है ना, आपकी कुर्सी को कुछ नहीं होगा, बस आपके साथ है सारे लोग आपके सपोर्ट में है। ये लगभग आपातकाल के दौरान का ही ये चित्र है ना, ये लिखा भी है, ये जो कार्टून है आपातकाल की घोषणा के चंद रोज पहले छपा था, है ना। इसमें मौजूद राजनीतिक संकट को आटो को पढ़ा जा सकता है। कुर्सी को पीछे से सहारा देता, यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष का नाम भी दे रखा है, DK बरुआ, ठीक है, DK बरुआ है, कांग्रेस अध्यक्ष है। ये देखिए अगला जो आप चित्र देखेंगे, ये जो चित्र है वो जो जनता पार्टी है, जनता पार्टी में सत्ता के लिए जो संघर्ष चला, जो मतलब जो भी अंदर जो भी खलबली हुई, उसी का वर्णन ये चित्र करता है कि सत्ता के लिए जो लीडर्स थे वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगला जो ये चित्र है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। ये नई आर्थिक नीति, जो आपको पता है नई आर्थिक नीति आई थी 1991 में, उसका वर्णन करता है ना। हमारे उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि खुशहाली की इस नगरी में आपका स्वागत है। यानी कि हम जब 1991 में नई आर्थिक नीति अपना रहे थे तो उसको कह रहे थे कि अगर हम इस रास्ते पे चलते हैं तो एक न एक दिन खुशहाली ज़रूर आ जाएगी, और सभी लीडर्स उनके साथ चल रहे हैं, है ना। चलिए देखिए ये जो चित्र है हमारे तो इस चित्र में BP सिंह जी है, उस समय के प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, आप सभी को मालूम है। उनका वर्णन करता है ये चित्र। और ये गठबंधन की सरकार बनी थी, भाजपा और एक और पार्टी जो है उसने सपोर्ट किया था। ऊपर जो दो लीडर है उसमें एक तो ज्योति बसु है और दूसरे आडवाणी जी है, जो कि BP सिंह को मतलब कठपुतले की तरह नचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो गठबंधन की सरकार में ये यही होता है कि भाई वैसे तो सरकार बन जाती है किसी एक व्यक्ति की, है ना, लेकिन जो दूसरे जो सपोर्ट करने वाले होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से
जो सत्ता में होता है वो कठपुतली की तरह नाचता है कहीं ना कहीं। यही इस चीज़ को दर्शाने की कोशिश की जा रही है इसमें। तो ये तो वैसे भाई हमारे सारे कार्टून थे। अब हम क्या करने वाले हैं, सपोर्ट में बहुत सारे कार्टून्स दे रखे हैं, उन कार्टून्स के नीचे क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, तो हम कार्टून और क्वेश्चन आंसर दोनों करने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी सपोर्ट की पीडीएफ में। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो चित्र आपका है, ये चित्र आप देखिए और इस चित्र को देखने के बाद जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसका आंसर आप दीजिए। तो जैसे कि आप इस चित्र को देखेंगे, आप सभी को पता है कि ये बर्लिन की दीवार का चित्र है ना। क्वेश्चन पहला क्या है, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई दीवार किस देश से संबंधित है? तो ये जर्मनी से संबंधित है ना। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, आप सभी को मालूम है। यह दीवार किस बात का प्रतीक है? तो ये साम्यवाद और पूंजीवादी विचारधारा के बीच में जो विभाजन है उसका प्रतीक है। साम्यवादी दुनिया और पूंजीवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक माना जाता है। तीसरा है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो शीत युद्ध का मतलब होता है कि दो देशों के बीच में संघर्ष और तनाव की स्थिति तो उत्पन्न हो लेकिन वास्तव में युद्ध ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शीत युद्ध बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है ये साइकिल वाला चित्र आ गया। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दिए गए कार्टून में साइकिल का प्रतीक किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है ना। तो ये चाइना की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है, और चाइना में सबसे ज़्यादा साइकिल यूज में लाया जाता है, आप सभी को मालूम है ये बात। अगला है, 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बनाकर राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया? तो आप सभी को पता है किसके साथ संबंध बनाए थे? चाइना ने अमेरिका के साथ संबंध बना के अपने राजनीतिक एकांतवास को ख़त्म किया था। साइकिल के आगे के पहिए में दिया गया प्रतीक चिन्ह किस विचारधारा को दर्शाता है? और ये पीछे के दिए गए पहिए को दिया गया प्रतीक चिन्ह किस देश की मुद्रा को दर्शाता है? तो आप सभी को पता है कि ये साम्यवादी विचारधारा को दर्शाता है, आगे वाला जो है ना सिंबल। और इधर आप देखेंगे डॉलर का निशान है जो कि अमेरिकी मुद्रा डॉलर को दर्शाता है। ठीक है, देखिए इसमें मैप भी दे रखा है, मैप आगे यहाँ पे रहेगा आप सभी के लिए। तो मैप आप सभी को पता है कैसे करना होता है। मैप को देखेंगे आप, जो क्वेश्चन दिए होंगे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। एक क्रम संख्या लिखा होगा, मैप में जो संबंधित अक्षर होगा उसको यहाँ पे लिखना होगा और देश का जो नाम होगा यहाँ पे लिखना होगा, देश या राज्य का नाम जो होगा वो यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप देखेंगे, क्वेश्चंस देखते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश। यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश जो है, आप यहाँ पे ए में देखेंगे तो ये आपका आई थिंक पोलैंड होगा। ठीक है, पोलैंड यूरोपीय संघ का पुराना सदस्य पूछा ना, ये तो नया सदस्य है, सॉरी। देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ चौथे का। वह देश जिसने ये 2016 में हुए जनमत संग्रह के पश्चात यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया। तो 2016 में यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय किसने लिया था? इंग्लैंड ने लिया था। तो यहाँ पे जो डी वाला लोकेशन दे रखा है ना, तो आपको क्या करना होगा, जो संबंधित अक्षर है, जैसे चौथे का जो संबंधित अक्षर है डी है और देश का नाम क्या है? इंग्लैंड है, तो यहाँ पे आपको इंग्लैंड भरना होगा, है ना। इस तरीके से आपको मैप करना होता है। हिस्ट्री की तरह मैप को आपको आंसर सीट के साथ नहीं लगाना होता है, आपको बॉक्स बनाना होगा। इस तरीके का बॉक्स आपको पेपर में बनाना होगा और उसके बाद आप जो भी लोकेशन आप लिखेंगे वो बताना होगा। उसके बाद है, देखिए यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो सुरक्षा परिषद का अब एक ही जो देश है वो स्थायी सदस्य रह गया है, क्योंकि ब्रिटेन तो अलग हो गया, पहले ब्रिटेन भी था, है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो आपका बी दे रखा है ना, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो ये बी वाला जो लोकेशन है फ्रांस का दे रखा है और फ्रांस आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यूरोपीय संघ का वह संघ का एक नया सदस्य देश, तो दूसरे का ये हो जाएगा आपका ए, है ना, पोलैंड। ठीक है, पोलैंड है। और यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश तो सी वाला है, सी वाला जो लोकेशन है वो आयरलैंड का है। तो आयरलैंड आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये मैप इंपॉर्टेंट है भाई, इसको करके जरूर जाना। अगला देखो भाई, अगला आप देखोगे चित्र, ये उपरोक्त कार्टून किस देश से संबंधित है? भाई श्रीलंका से संबंधित है। दिए गए चित्र में दिखाए गए व्यक्ति कौन है? राजपक्षे है, महेंद्र राजपक्षे, है ना। अगला है, दिए गए चित्र में बाघ किस समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और सिंह किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? किस देश का? अच्छा, तो देखिए जो बाघ है वो वहाँ का जो तमिल लोग है ना, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और जो सिंह है यानी कि सिंह है जो सिंह है वो किसका प्रतिनिधि करता है? किस देश का प्रतिनिधि करता है? श्रीलंका का। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। फिर से मैप वाला क्वेश्चन आ गया है।
तो क्वेश्चन है हमारा, मतलब मैप का क्वेश्चन है, चारों ओर स्थल से घिरा देश, चारों ओर स्थल से घिरा हुआ देश इसमें से कौन सा है भाई? हमारा है नेपाल, डी है ना, डी नेपाल है। वह देश जहां जातीय संघर्ष हुआ श्रीलंका है, आप सभी को मालूम है। वह देश जहां आज़ादी के बाद अधिकांश समय सैनिक शासन रहा, तो आज़ादी के बाद अधिकांश समय सैनिक शासन कहाँ रहा? पाकिस्तान में रहा, तो बी जो लोकेशन है सही हो जाएगा। और चौथा है 1971 में एक स्वतंत्र देश बना। 1971 में स्वतंत्र देश कौन सा देश बना था भाई? बांग्लादेश बना था। ऑप्शन ए जो दे रखा है मतलब मैप में वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो चित्र है ये तो समझा चुका हूँ ये चित्र को मैं, है ना। अब सीधा हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन है, प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश को इंगित करता है? तो ये अमेरिका को इंगित करता है। कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दाएं हाथ में किसका चिन्ह है? तो यूएनओ का चिन्ह है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह है। आम सभा के कोई 2 कार्य लिखिए। देखिए आम सभा में सभी बैठकें होती है, जितने भी फैसले होते हैं आम सभा में लिए जाते हैं, है ना। और आम सभा जो भी समस्याएं हैं उस पर विचार विमर्श करती है, समस्याओं के समाधान के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उस पर विचार विमर्श करती है आम सभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ये प्राकृतिक आपदाएं, आतंकवाद, आपको पता है कि ये जो खतरे के नए स्रोत है उसका वर्णन करता है ये चित्र, है ना, ये कार्टून। उपरोक्त कार्टून में सुरक्षा के किन खतरों को दर्शाया गया? तो खतरे के जो नए स्रोत है जैसे कि आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा, महामारी, उसको दर्शाया गया है ना। सुरक्षा के इन खतरों से किस प्रकार निपटा जा सकता है? तो सुरक्षा के इन खतरों से आप तभी निपट सकते हो जब आप एक दूसरे को सहयोग करोगे, सहयोग मूलक सुरक्षा की नीति को अपनाना होगा, तब जाके ही हम सभी देश मिलकर इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगला है सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में प्रमुख खतरे कौन से? सुरक्षा के पारंपरिक अवधारणा में प्रमुख जो खतरा होता है वो कोई दूसरा देश होता है जिसमें जो सैन्य हमले की धमकी देता है ना। तो ये सुरक्षा के पारंपरिक अवधारणा में खतरा तो कोई दूसरा देश होता है, सैन्य हमले की धमकी देता है या सैन्य हमला जो किया जाता है उसको सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए इस चित्र को आप देखेंगे। इस चित्र में जल के बारे में दिखाया गया है। जल जो महत्वपूर्ण संसाधन है उसका वर्णन करता है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन की, पृथ्वी में किस संसाधन की कमी हो रही है? तो जल संसाधन की कमी लगातार होती जा रही है ना। कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझा संसाधन माना जाता है? प्राकृतिक संसाधन में साझा संसाधन की बात करें तो जल भाई एक साझा संसाधन है जिसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है वे मध्य एशिया के देश जिनके बीच जल के लिए हिंसक संघर्ष हुआ एवं किन कारणों से पेयजल की कमी हो रही है? सबसे पहले तो उन देशों का नाम बताना है जिसके बीच में जल संघर्ष हुआ है। मध्य एशिया के देशों के नाम बताने हैं, तो जैसे कि जॉर्डन है, इजराइल है, सीरिया है, इनके बीच में संघर्ष हुआ है ना। और जल के कमी के कारण, जल में कमी के कारण क्या है? जल में कमी इसलिए हो रही है, जल की मात्रा में कमी इसलिए हो रही है क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है ना। हम पानी को दूषित करते जा रहे हैं, तो इस वजह से जल में कमी हो रही है। आगे बढ़ो, अगला देखो। ये जो है मिक्की माउस है और दूसरे बहुत सारे चित्र वगैरह दे रखे हैं, है ना। तो ये जो है वो वैश्वीकरण वाला चैप्टर से है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उपरोक्त कार्टून में वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शा रहा है? वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाने की कोशिश की जा रही है ना। जो कमजोर संस्कृति के ऊपर जो मजबूत संस्कृति है वो अपना पैर पसारे जा रहा है। मैकडोनाल्डीकरण किस देश की संस्कृति को परिलक्षित करती है? जो मैकडोनाल्डीकरण है वो अमेरिकी संस्कृति को दर्शाती है ना। वैश्वीकरण का विरोध इनमें से किन आधारों पर किया जाता है? वैश्वीकरण के जो भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रभाव है उसके कारण वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है। जैसे कि आर्थिक असमानता में वृद्धि हो रही है, लोग बहुत सारे बेरोजगार होते जा रहे हैं, है ना। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा खत्म होती जा रही है, तो इस वजह से वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है। अगला देखिए, अगला चित्र है हमारा। चित्र आप समझ चुके हैं सभी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा चित्र को समझने में। क्वेश्चन है हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? तो आप सभी को पता है ये सहमति पत्र था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर करने का मतलब ये था कि रजवाड़े के राजा जो है भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार है ना। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल जी जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, है ना। भारत सरकार द्वारा राजा से किन मामलों के हस्तांतरण की मांग की जा रही है? तो भाई भारत सरकार ने उनसे विदेशी मामले, है ना, इसके अलावा व्यापार, संचार जैसे जो मुद्दे हैं, अंतरिक्ष, विदेशी मामले और व्यापार के जो मुद्दे हैं उसकी मांग कर रही है। ठीक है, आगे देखिए मैप वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो मैप वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे पहला है कि वह राज्य जिसे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। तो
तो मध्य प्रदेश से अलग करके किसको बनाया गया भैया, छत्तीसगढ़ को बनाया गया, है ना। संबंधित अक्षर ए, राज्य का नाम छत्तीसगढ़ लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद है स्वतंत्र भारत में साम्यवादी सरकार द्वारा शासित पहला राज्य है। तो साम्यवादी सरकार कहाँ बनी थी, सबसे पहले केरल में बनी थी। बी लिख दोगे यहाँ पे और केरल लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तीसरा है पोट्टी श्री रामुलु से संबंधित राज्य, कहाँ से थे भाई पोट्टी श्री रामुलु, आंध्र प्रदेश से थे, है ना। सी लिख दोगे यहाँ पे, आंध्र प्रदेश लिख दोगे यहाँ पे। अगला है भारत का वह भाग जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर सबसे पहले चुनाव हुआ। तो इसमें लोकेशन जो दे रखा है भैया, डी दे रखा है, डी है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर लिख दोगे, यहाँ डी लिख दोगे, इधर मणिपुर लिख दोगे, मैप हो जाएगा। मैप इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी मैप इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। चलो अगला देखो भाई, अगला कार्टून देखो। क्वेश्चन है भारत में चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। आप सभी को पता है 1950 में, ठीक है, चुनाव आयोग का गठन किया गया। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन जी थे। कौन थे, सुकुमार सेन जो थे वो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। कार्टून में भारी भीड़ क्या दर्शाती है, चुनाव समिति के मंच पर बैठे किसी एक नेता की को पहचानिए। देखिए कार्टून में दर्शाया जा रहा है कि नेता लोग जो है वो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में मतलब सीट चाहते हैं, है ना, टिकट चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का टिकट चाहते हैं। और इसमें से एक नेता तो भाई नेता जो है हमारे लीडर है ऊपर बैठे हुए बीच में, जवाहरलाल नेहरू जी है, बस बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला मैप आ चुका है हमारे सामने, ठीक है। मैप में क्वेश्चंस देखते हैं और आंसर देते हैं। वह राज्य जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत हासिल हुई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भाई कहाँ की पार्टी थी, जम्मू कश्मीर की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। वह राज्य जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, कहाँ बनी थी भैया, केरल में बनी थी, है ना, केरल आपका हो जाएगा। वह राज्य जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री इस राज्य से थे। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी का, एक सेकेंड, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे उत्तर प्रदेश से थे, है ना। और वह राज्य जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत बनाई, मतलब पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, वो सी हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चित्र देखते हैं। अगला जो चित्र है हमारा आया राम गया राम वाला जो चित्र है, दल बदल से जुड़ा हुआ चित्र है। तो उपरोक्त कार्टून में क्या दर्शाया गया है, उपरोक्त कार्टून में दल बदल को दर्शाया गया है। यह कार्टून किस विधायक से संबंधित है। तो ये कार्टून जो है वो गयालाल आपको पता है ना, गयालाल, है ना, हरियाणा के एक विधायक थे, उनके बारे में है। दल बदल के दो दोष बताइए। देखिए दल बदल से क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, लोगों का मोह भंग होता है, क्योंकि भाई एक जो पार्टी, एक लीडर है वो किसी पार्टी से खड़ा हुआ और उसके बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है ना। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, लालच भ्रष्टाचार बढ़ता है। अगला ये चित्र देखेंगे, इस चित्र में आप देखेंगे इंदिरा गांधी है, ये हमारे बीवी गिरी जी है ना, और इधर संजीव रेड्डी जी है जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 1969 में, उसके लिए खड़े हुए थे, है ना। तो उसके बारे में है चित्र। देखिए उपरोक्त कार्टून में क्या दर्शाया गया है, उपरोक्त कार्टून में राष्ट्रपति चुनाव को दर्शाया गया है, जो 1969 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसको दर्शाया गया है, ठीक है। इस चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार कौन थे, कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार एन संजीव रेड्डी जी थे, है ना। इस चुनाव के क्या परिणाम निकले भाई, देखो इस चुनाव के बाद क्या होता है, कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो जाता है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, है ना, ये दो प्रकार की कांग्रेस पार्टी मतलब बढ़ जाती है। देखिए अगला फिर से मैप आ गया है, मैप को आप देख लिए। मैप है कि एक राज्य जहां पर कांग्रेस को 1967 के चुनाव में बहुमत नहीं मिला था। तो बहुमत तो भाई देखो यूपी भी है, बिहार भी है ना। तो यहाँ पे मैं यूपी के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि जो कर्पूरी ठाकुर जिस राज्य से थे वो बिहार हो जाएगा हमारा, तो इसलिए मैं डी के साथ जाना चाहूँगा। आपका जो डी है यूपी, है ना, वहाँ पे इसको बहुमत नहीं मिली थी। संयुक्त विधायक दल या पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार से संबंधित राज्य कौन सा है, ठीक है। उसके बाद एक और है राज्य जिसका संबंध दोपहर के भोजन के नेता से है। तो जो दोपहर का जो भोजन है मिड ए मील, है ना, इसका संबंध कहाँ से है भैया, ये एक सेकेंड, के कामराज, तो देखो ये जो के कामराज जो थे, उन्होंने दोपहर की जो भोजन की जो व्यवस्था है
उसके जनक माने जाते हैं कहीं ना कहीं, तो ये तमिलनाडु से थे, है ना। ए जो है आपका चौथे का ए सही होगा। कर्पूरी ठाकुर का मैंने आपको बता दिया, बिहार आपका हो जाएगा, बिहार में जो लोकेशन दे रखा है बी दे रखा है वो सही हो जाएगा, है ना। और आखिर में आपका बच गया ये पंजाब, ठीक है। तो संयुक्त विधायक दल यानी कि पॉपुलर इन यूनाइटेड फ्रंट की जो सरकार है वो कहाँ बनी थी, पंजाब में बनी थी, पंजाब आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कार्टून आप देखेंगे तो भाई अगला कार्टून है, यहाँ पे जेपी जी बैठे हुए हैं, है ना। इधर हमारे जो सत्तारूढ़ी दल के जो नेता है वो सारे देख रहे हैं उनको, और वो कह रहे हैं कि भाई देखो ये किस तरीके से सत्ता का लालची बैठ गया यहाँ पे आके, ऐसा कुछ कह रहे हैं। देखो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिन्होंने लोकतंत्र बचाओ का बोर्ड पकड़ा हुआ है। तो आप सभी को पता है जयप्रकाश नारायण जी है वो। दूसरा है जेपी को किस नेता के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया गया है कि भाई इंदिरा गांधी हटेगी तो जेपी जी बन जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री। चलो आगे देखो, कार्टून चित्र में दिखाए गए नेताओं के विचार से बैठे हुए व्यक्ति का क्या उद्देश्य है। तो ये लोग चाहते हैं, ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो 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 ये कैसे लोकतंत्र का जो मतलब बोर्ड लेके किस तरीके से सत्ता को हथियाने की कोशिश कर रहा है, सत्ता पे अपना राज जमाने की कोशिश कर रहा है, उसका उस बारे में सारे नेता लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला मैप आ चुका है आप सभी के सामने, इंडिया का मैप है। तो वह राज्य जहां जनवरी 1974 में छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, ठीक है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन वैसे जो किया था वो गुजरात में किया था। ये वाला लोकेशन जो दे रखा है गुजरात में वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 1977 के चुनाव में इन राज्यों में अकाली दल की सरकार बनी थी। भाई अकाली दल कहाँ से थे, पंजाब से थे। वैसे यहाँ पे पंजाब में लोकेशन नहीं दे रखा है, हिमाचल प्रदेश में दे दिया है, ये पंजाब में होना चाहिए था, ठीक है। पंजाब में आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह से संबंधित राज्य, तो चौधरी चरण सिंह से संबंधित राज्य कौन सा है, हमारा यूपी है, ठीक है। बी वाला लोकेशन सही हो जाएगा। और अगला दे रखा है वह राज्य जहां लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही। तो कम्युनिस्ट पार्टी वैसे कहाँ से है भैया, तमिलनाडु तो नहीं होगा, ये डी ए भी लोकेशन गलत दे रखा है, आई थिंक आपका केरल हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला मैप फिर से मैप आ गया है, मैप वाला क्वेश्चन दे रखा है आपका। मैप वाला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए नए बने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है जो राजीव गांधी के साथ आपको पता है आई थिंक नाम था लाल डेंगा, ठीक नाम बोल रहा हूँ मैं, लाल डेंगा। तो लाल डेंगा के साथ समझौता हुआ था 1986 में, है ना। कहाँ से थे वो, कहाँ से थे, मिजोरम से थे, है ना, मिजोरम, ठीक है। बी वाला जो लोकेशन है मिजोरम दे रखा है आपका, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं वह राज्य जिसमें 1979 ठीक है 1979 से 1985 तक बाहरी लोगों के विरोध में आंदोलन चला। तो बाहरी लोगों के विरोध में जो आंदोलन चला था वो असम में चला था। सी जो लोकेशन दे रखा है आपका वो सही हो जाएगा, असम, ठीक है। अगला है भारतीय संघ का 22वां राज्य। भारतीय संघ का 22वां राज्य कौन सा था भाई, सिक्किम था, ठीक है। ये जो डी दे रखा है आपका, सिक्किम का लोकेशन दे रखा है डी, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखेंगे वह राज्य जो 1961 में पुर्तगाली शासन से भारतीय सेना द्वारा मुक्त कराया गया और भारतीय संघ का एक भाग बना। तो 1961 में जो पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था वो था गोवा, ठीक है। यहाँ पे आपको गोवा दे रखा है ए, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे वह राज्य जहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह निर्वाचित हुए। तो बीपी सिंह जो निर्वाचित हुए वो यूपी, ठीक है। ये जो दे रखा है आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे जून 1996 से अप्रैल 1997 तक रहे पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा का राज्य। देखिए एच.डी. देवगौड़ा जो थे वो कर्नाटक से थे, सी आपका सही हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। इसी में दे रखा है अगला कि वह राज्य जिसका संबंध मंडल आयोग के अध्यक्ष से है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कहाँ से थे, बिहार, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखेंगे वह राज्य जहां 1957 से लेकर 1967 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही था। तो इस तरीके से आपका ये जो
जितने भी मैप और कार्टून आपको करवाने थे मैंने करवा दिया है। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन ये है कि भाई आपके एग्ज़ाम में मैप और कार्टून इन्हीं में से दिखने वाले हैं। इनको आप करके चले जाते हैं तो समझ लीजिए कि भाई आपके 8 नंबर पूरे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आप आसानी से पूरे नंबर ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।